चलिए आज शुरू करते हैं अपन साझेदारी फर्म का विघटन यानी फर्म का समापन। विघटन का क्या अर्थ होता है? जब समस्त साझेदार, जैसे मान लीजिए ए, बी और सी तीन व्यक्ति मिलकर काम कर रहे थे और जिस उद्देश्य को लेकर काम कर रहे थे वहाँ पे एक समझौता हुआ था कि हम सभी तीनों व्यक्ति मिलकर 6 महीने तक कार्य करेंगे और 6 महीने की अवधि जैसी समाप्त हो जाएगी तो हमारे बीच जो साझेदारी है वो भी समाप्त हो जाएगा और सब हम अपना लाभ लेकर यहाँ से चले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं फर्म का विघटन। तो विघटन का अर्थ जब समस्त साझेदार आपसी समझौते के अनुसार एक नियत तिथि पर फर्म को पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं तो उसको बोलते हैं विघटन। उसमें उसी को बोलेंगे अपन फर्म का विघटन, यानी फर्म क्या होता है? पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, उसी को क्या बोलेंगे अपन? फर्म का विघटन। दूसरा होता है साझेदारी का विघटन। ए, बी, सी तीन व्यक्ति काम कर रहे थे यहाँ पर। मान लो सी चला गया व्यापार को छोड़कर किसी कारणवश, शेष कौन रह गए? ए और बी। तो ऐसी दशा में फर्म का विघटन नहीं होता है। ऐसी दशा में साझेदारी का विघटन हो गया और फिर से नए सिरे से सी के जाने के बाद ए और बी नया अनुपात तय कर लेंगे अपना लाभ हानि बांटने का और फिर उस व्यापार का संचालन करेंगे। तो यहाँ पे फर्म का विघटन नहीं हुआ बल्कि साझेदारी का समापन हुआ और साझेदारी तीन व्यक्ति में से एक के जाने के बाद जब 2 व्यक्ति रह जाते हैं तो फिर से नए सिरे से अनुपात तय करके अपने व्यापार को चलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मान लो ए, बी, सी व्यापार कर रहे थे और डी शामिल हो गया व्यापार में, तो अब व्यक्ति की संख्या कितनी हो गई? 4। तो ऐसी दशा में फिर से साझेदारी का विघटन हो जाएगा और जो पुराना अनुपात था वो समाप्त हो जाएगा। फिर चारों के बीच एक नया अनुपात तय किया जाएगा और उस नए अनुपात के हिसाब से वो लोग अपना जब लाभ हानि का विभाजन करेंगे तो उसको बोलते हैं साझेदारी का विघटन। आगे बस में तो फर्म के विघटन में साझेदारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और साझेदारी के विघटन में साझेदारी का समापन होता है, फिर से नए सिरे से व्यापार करते हैं, लेकिन फर्म का विघटन यहाँ पर नहीं होता है। आगे बस में जब फर्म का विघटन होता है तो यहाँ पर एक खाता बनाया जाता है, वसूली खाता। फर्म का जब विघटन होता है तो विघटन की दशा में सबसे पहला जो खाता होता है कौन सा होता है? वसूली खाता। उस वसूली खाते में जब फर्म का विघटन होगा तो संपत्तियों का विक्रय किया जाएगा और उस संपत्ति के विक्रय से जो राशि मिलेगी उस राशि के माध्यम से दायित्वों का भुगतान कर दिया जाएगा। जहाँ जहाँ से हमारा ऋण लिया हुआ है या जिसे पैसा हमको देना है उन लोगों को क्या करेंगे? हम उस रकम का भुगतान कर देंगे और फिर संस्था को पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर वसूली खाता, फर्म के विघटन की दशा में बनाए जाने वाले मुख्य खाते। विघटन की दशा में बनाए जाने वाले मुख्य खाते में सबसे पहला खाता आता है हमारा वसूली खाता। दूसरा आता है साझेदारों का पूंजी खाता। तीसरा आता है साझेदारों का चालू खाता और अंत में आता है साझेदारों का रोकड़ खाता। इतना खाता हमको यहाँ पर बनाना है। वसूली खाता, पूंजी खाता, चालू खाता और रोकड़ खाता, जिसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। वसूली खाते में संपत्तियों का विक्रय और दायित्वों का भुगतान, जिसका लेखा किया जाएगा। पूंजी खाते में पूंजी के साथ साथ लाभ हानि, संचय, इस सब का लेखा किया जाएगा। चालू खाता अगर बनाएंगे तो चालू खाते में पूंजी को छोड़कर लाभ हानि, संचय सबका लेखा किया जाएगा और रोकड़ खाते में जितना भी नगद भुगतान किया जाता है उसका लेखा किया जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस बात का हमको पहले विशेष ध्यान देना है। अब चलते हैं अपन जब वसूली खाता बनाएंगे
तो किस प्रकार से वहाँ पर लेखा किया जाएगा और किस तरह से वहाँ पे प्रविष्टि भी की जाएगी, इस बात का हमको ध्यान देना है। वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, चालू खाता, रोकड़ खाता। तो सबसे पहले चलते हैं अपन वसूली खाता जब बनाएंगे तो संपत्तियों एवं दायित्वों के खाते को बंद किया जाएगा, उसके बाद ही लाभांश निकलेगा, उसके बाद आगे काम होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए की जाने वाली प्रविष्टि, पहले इसे लिखना है आपको और इसको ध्यान में रखना है। क्या लिखोगे? फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए की जाने वाली प्रविष्टि, जिसमें पहला नंबर लिखोगे, पहला नंबर लिखेंगे हम यहाँ पर संपत्तियों के खाते बंद करना। पहला नंबर क्या लिखोगे? संपत्तियों के खाते बंद करना। जब भी हम संपत्ति को बंद करेंगे, पहला प्रविष्टि हो जाएगा वसूली विकलन टू संपत्ति। वसूली विकलन टू संपत्ति, निरीक्षण देंगे संपत्ति का हस्तांतरण किया गया, संपत्ति का हस्तांतरण किया गया या वसूली खाते में किया गया। फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए की जाने वाली प्रविष्टि में पहला प्रविष्टि ध्यान देना है, संपत्ति खाता बंद करने पर हेडिंग रहेगा आपका संपत्ति खाता बंद करने पर प्रविष्टि हो जाएगा वसूली विकलन टू संपत्ति। ठीक, फिर इसी में देखते हैं अपन, अगर संपत्ति बंद करने के बाद दूसरा क्या करोगे, दायित्व का खाता बंद करने पर क्या लिखोगे? दायित्व के खाते बंद करने पर। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दायित्व विकलन टू वसूली। दायित्व विकलन टू वसूली खाता, निरीक्षण देंगे दायित्व का हस्तांतरण किया गया। निरीक्षण देंगे दायित्व का हस्तांतरण किया गया। तो पहली बात ध्यान रखना है, हमेशा चिट्ठे में जो संपत्ति दिया रहता है हमारा दायित्व और संपत्ति, तो ये बंद करने का मतलब ये है कि संपत्ति को उठाकर, यानी विकलन और समाकलन, दायित्व विकलन में रहता है और संपत्ति समाकलन में रहता है, तो ऐसी दशा में समाकलन से उठाकर संपत्ति को विकलन में लाना है और दायित्व को विकलन से उठाकर समाकलन में ले जाना है। संपत्ति और दायित्व को लाते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना है, किसको लाना है और किसको नहीं ले जाना है। तो विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर, रोकड़ खाता अगर दिया रहेगा संपत्ति में तो रोकड़ का हस्तांतरण नहीं होगा। साझेदारों का पूंजी खाता दिया हुआ है दायित्व में तो पूंजी का हस्तांतरण नहीं होगा। साझेदारों का ऋण दिया है तो साझेदार के ऋण का हस्तांतरण नहीं होगा। इसको छोड़कर बाकी जितने भी दायित्व है, जैसे मान लो ए का ऋण दिया है, ए साझेदार है तो उसका हस्तांतरण नहीं होगा। लेकिन अगर ए की पत्नी का ऋण दिया हुआ है वहाँ पर, तो ए की पत्नी साझेदार नहीं है तो उसका हस्तांतरण किया जाएगा। बात समझ गया? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले संपत्ति खाता बंद करेंगे तो संपत्ति में रोकड़ को छोड़कर जितनी भी संपत्ति है उसको हम यहाँ ले आएंगे, वसूली खाते के विकलन में लाएंगे, इसलिए प्रविष्टि हो गया वसूली विकलन टू संपत्ति। दूसरा, दायित्व का जब हस्तांतरण होगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, समाकलन में जाएगा ये वसूली खाते के, इसलिए दायित्व विकलन टू वसूली। पूंजी को छोड़ देना है, चालू खाते का शेष छोड़ देना है और साझेदारों का ऋण छोड़ देना है। उसको छोड़ने के बाद जितनी मदें होंगी उन सभी का हस्तांतरण यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात में संपत्ति और दायित्व को पलट दिए, यानी विकलन समाकलन में चला गया, समाकलन विकलन में चला गया। इसके बाद फिर संपत्तियों का विक्रय होगा तो अपने स्थान पर फिर चला जाएगा। जगह पे था संपत्ति हमारा समाकलन में था,
तब उसका लेखा हम कौन से पक्ष में करेंगे? अब समाकलन के पक्ष में करेंगे। कहाँ करेंगे? समाकलन में करेंगे। तो अगला पॉइंट लिखोगे, अगला पॉइंट लिखेंगे संपत्तियों का विक्रय नगद होने पर। अगला लिखेंगे संपत्तियों का विक्रय नगद होने पर वहां प्रविष्टि हो जाएगा रोकड़ विकलन टू वसूली। वसूली मतलब समाकलन में है, मतलब हमारा रोकड़ अब कहाँ चला जाएगा? समाकलन में। आगे बात में और नरेशन देंगे संपत्तियों का नगद विक्रय। फिर अगला लिखोगे इसी में, अगला नंबर, संपत्ति किसी साझेदार के द्वारा ले लेने पर। फर्म का विघटन हो रहा था, भवन का या मशीन का विक्रय किया जा रहा था, वे साझेदार ने बोला कि भवन को मैं ले लेता हूँ, इसे बाहर ना बेचा जाए। तो जब कोई साझेदार उस संपत्ति को ले लेगा तो रोकड़ शब्द नहीं आएगा। जब नगद बेचेंगे तो रोकड़ विकलन टू वसूली। और जब कोई साझेदार उस संपत्ति को ले लेगा तो साझेदार का नाम, तो साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू वसूली खाता। नरेशन दे देंगे साझेदार द्वारा संपत्ति ली गई। फिर से एक बार ध्यान दोगे, संपत्ति खाता बंद करने के लिए वसूली विकलन टू संपत्ति, दायित्व बंद करने के लिए दायित्व विकलन टू वसूली। ये एंट्री आपके दिमाग में रहेगा, यानी पहले संपत्ति को उठाकर विकलन में लाना है, दायित्व को उठाकर समाकलन में ले जाना है। इसके बाद अगर संपत्ति का नगद विक्रय करने, समाजन में दिया रहेगा क्वेश्चन में कि संपत्ति का नगद विक्रय कर दिया गया। जब भी संपत्ति का नगद विक्रय होगा रोकड़ विकलन टू वसूली, यानी वापस चला जाएगा समाकलन साइड, इसलिए वसूली समाकलन में आया है, ध्यान दोगे। नगद बेचेंगे तो रोकड़ विकलन टू वसूली, और अगर कोई साझेदार उस संपत्ति को ले लेता है तो एंट्री होगा साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू वसूली। तब वहाँ पर रोकड़ शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला एंट्री, अगला नंबर लिखोगे दायित्व का नगद भुगतान करने पर। अगला नंबर, दायित्व का नगद भुगतान करने पर। जब भी हम दायित्व का नगद भुगतान करेंगे तो अगला एंट्री हो जाएगा वसूली खाता विकलन टू रोकड़ खाता। दर्शन देंगे दायित्व का भुगतान किया गया। दायित्व का जब भी अपन नगद भुगतान करेंगे तो एंट्री हो जाएगा वसूली खाता विकलन टू रोकड़ खाता। ठीक उसी प्रकार से अगर बोलता है कि दायित्व की जिम्मेदारी किसी साझेदार ने ले ली, लेनदार का भुगतान करने के लिए ये तैयार हो गया, ऐसा बोल देता है यहाँ पर, तो ऐसी दशा में फिर यहाँ एंट्री हो जाएगा हमारा वसूली खाता विकलन टू साझेदार का पूंजी खाता। वसूली खाता विकलन टू साझेदार का पूंजी खाता।
और नरेशन दे देंगे, दायित्व का भुगतान साझेदार ने किया। क्या दे देंगे नरेशन? दायित्व का भुगतान साझेदार ने किया। इस प्रकार से ये 4-5 एंट्री तो बिल्कुल आपका तैयार रहना ही चाहिए। इसके बाद और कई प्रकार के यहाँ पे समाधान आएगा। पूंजी खाता कैसे बंद किया जाएगा, चालू खाता कैसे बंद किया जाएगा, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ तक लाभ हानि निकालने के लिए इतना एंट्री आपका होना जरूरी है, तब जाकर वसूली पर लाभ निकलेगा या वसूली पर हानि निकलेगा। अगर मान लो इसके बाद लिखोगे आगे, वसूली पर लाभ होने पर, अगला नंबर लिखोगे वसूली पर लाभ होने पर, अगला एंट्री लिखेंगे उसके बाद वसूली खाता विकलन तो साझेदार का पूंजी खाता। वसूली पर लाभ होने पर वसूली खाता विकलन टू साझेदार का पूंजी खाता। ठीक उसी प्रकार से अगर हानि हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। अगला लिख लोगे वसूली पर हानि होने पर साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू वसूली खाता। साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू वसूली खाता। ठीक है, यहाँ तक एंट्री तैयार रखेंगे। इसके बाद फिर इसके आगे का एंट्री आपको बताया जाएगा।